और आइए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कई जगह पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का साया जो है मंडरा रहा है उत्तराखंड में। जिस तरह से अभी तस्वीर हमने देखी, कई इलाकों में तेज बारिश हुई और उसके बाद स्थितियां अब संभलने लगी हैं, लेकिन एक बार फिर आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश का अलर्ट आज जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसके बाद लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। जिसमें उत्तरकाशी है जो सबसे ज्यादा बाढ़ और बारिश से प्रभावित रहा है, रुद्रप्रयाग है, नैनीताल है, कई जगह ऐसी हैं जहां तेज बारिश का रेड अलर्ट है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने को भी कहा गया है। बागेश्वर, चंपावत भी इस क्रम में है। नैनीताल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी है, पौड़ी है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग, इन तमाम जगहों पर बारिश का अलर्ट आज जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आफत की बारिश उत्तराखंड में हुई है, उसके बाद लोगों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देहरादून पहुंचे और आपदा के हालातों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में आपदा के तत्काल राहत के तौर पर 1200 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया। केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के बाद भी अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस फंड से भी मदद की जाए। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण में मदद होगी। देहरादून पहुंचे पीएम ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनसे बातचीत कर हालचाल भी जाना और उनसे संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ आपदा मित्र और वॉलंटियर्स से भी मुलाकात की, उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सड़कों, स्कूलों और ढांचागत निर्माण के केंद्र पर पूरी तरह से मदद सरकार करेगी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके दौरे की, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि आपदा की इस घड़ी में पूरा देश और उत्तराखंड के साथ खड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने देहरादून की समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। हालांकि पीएम को आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करना था, लेकिन कल देर शाम मौसम खराब होने के चलते उन्होंने अपना हवाई दौरा जो है उनको निरस्त करना पड़ा है। लेकिन देहरादून में जो 3 बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री शामिल हुए, प्रभावितों से 1-to-1 चर्चा की, जो कि हमेशा वो इस तरह से करते हैं। दूसरी तस्वीर, रेस्क्यू टीम, वॉलंटियर्स के साथ 1-to-1 चर्चा की। और तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है अफसरों के साथ मीटिंग की। अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद आपदा प्रभावित काफी उम्मीदों से घिरे नजर आए। आपदा प्रभावितों का कहना है कि पीएम मोदी से उनकी बातें हुई हैं और प्रधानमंत्री ने पूरी तरह उनकी बातों को सुना है, पूरी मदद का भरोसा भी दिया। आपदा प्रभावितों ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार और धामी सरकार का पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मिले, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। हमने जो बात उनको बोली है वो पक्का से वो मतलब जरूर अपने से ज्ञान में डालेंगे और हमें पूरी आशा है अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारा काम जरूर कर देंगे। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हैं। इस विपदा की घड़ी में आप लोग उत्तराखंड के लिए जिस ऊर्जा से काम कर रहे हैं आगे करते रहेंगे। अपने माननीय सांसद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दे रखा है कि मैं आपदा पीड़ितों के साथ हर संभव खड़ा हूं। जो भी मेरे से मदद बनेगी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप चिंता करने की बात न करें। यह प्रधानमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। धन्यवाद। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास बनी तामाखानी टनल के अंदर लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं डीएम ने बताया कि टनल में रिसाव को देखते हुए सिंचाई विभाग और जल विद्युत निगम की टीमों ने टनल का सर्वे कराया। उन्होंने दावा किया कि इस बार बारिश ज्यादा होने से पानी का रिसाव बढ़ गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है।
इसके साथ ही टनल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को भी सही करने के निर्देश दिए गए। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से ओवर सैचुरेशन हुआ है और उसका ओवर सैचुरेशन से पानी जो पहले भी लीक होता था, ऐसा नहीं है तांबा खानी में पहली बार हुआ है, इस बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो लीकेज ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने अभी मना किया है कि किसी तरह का अभी लॉस संभावित नहीं है, परंतु इसके बाद भी मैंने इरिगेशन पे बोला है कि जहाँ जहाँ पे सीपेज है और पानी ज़्यादा आ रहा है तो उसको एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम में लाने का, क्योंकि वहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है। पैदल चलना इस समय मुश्किल हो रहा है कि पैदल वहाँ पे पानी काफ़ी इकट्ठा है। मॉनसून सीजन में भारी बारिश ने प्रदेश भर में सड़क व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा दिया है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढों ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। हालात ये हैं कि राजधानी देहरादून की सड़कों का भी बुरा हाल है। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से हादसों का खतरा बना है। वहीं बारिश थमने के बाद उड़ती धूल ने लोगों की परेशानियों को दोहरा कर दिया है। हालांकि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे प्रमुख शहरों में पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन सड़कों की इतनी हालत खराब है कि उन्हें पूरी तरह से दुरुस्त करने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। बरसात है, बारिश में जीना आराम हो रहा लोगों का। यहाँ कोई गिर जा रहा, कोई लेडीजें गिर जा रही, कई ट्रक धंस जा रहा। फिर ये क्या कर रहे, लोकल काम कर दे रहे, खाली रेत डाल दे रहे। उसके बाद बारिश आ रही, वो रेत भी साइड हो जा रही और फिर वहाँ गड्ढे। और सड़कों के हाल आप देख तो रहे हैं, मौजूदा हालत तो बहुत ख़राब हो रहे हैं। धूल हो रही है, धूल से बीमारियां बढ़ रही हैं, दुकान खोलने का मन ही नहीं होता है, इतनी धूल हो रही है, गंदगी फैली हुई है पूरे गड्ढे में। यहाँ पे कम से कम 5-6 किलोमीटर लंबी है रोड, तो मतलब पूरे गड्ढे हैं। यहाँ पे इतना मुश्किल होता है, कोई भी आदमी मतलब बुजुर्ग आदमी तो चल ही नहीं सकता ना इस रोड पे। और बारिश होती है तो भी दिक्कत है, और बारिश नहीं है। अभी देखो कितना सूखा, पूरा देखो जैसे कोहरा होता है ना, ऐसा लग रहा है पूरे रोड पे, पूरा धूल मिट्टी है। बारिश के बाद कुमाऊं की सड़कों का हाल भी बेहाल हो रखा है। हल्द्वानी में स्टेट हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे और गली मोहल्लों की सड़कें भी गड्ढों से भर चुकी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं, पीडब्ल्यूडी को 100 किलोमीटर का पैच वर्क का प्लान तक बनाना पड़ा, जिससे 15 सितंबर को जमीन पर उतारा जाएगा। और ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सड़कों का है। ये नेशनल हाईवे वाली सड़कें सीधी उत्तराखंड के मैदानी इलाकों को कुमाऊं से पहाड़ी इलाकों में जोड़ती हैं, लेकिन बारिश के कारण इन पर इतने बड़े गड्ढे पड़ गए हैं कि चलना भी दूभर हो रहा है। हमारी तो मजबूरी हमें चला रही है। अब क्या करेगा, रोड तो खराब है हमारी, कभी गाड़ी के शॉकर टूट जाते हैं, कभी पिन टूट जाती है। अब सवारी का हमें आवागमन करवा रहे हैं, स्कूल के बच्चे उनको लेकर के आना, अप डाउन कराना है। हमारे यहाँ जो कि आफ्टर मानसून जो कि 15 सितंबर के बाद 2 तरह के टारगेट हैं। एक तो ऐसी सड़कें जिसकी जो कि रिसर्फेसिंग की आवश्यकता हो, जिसका रिन्यूअल जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल वर्ड में ड्यू है, तो उसके लिए लगभग 36 किलोमीटर का टारगेट है, जो कि 15 सितंबर के बाद स्टार्ट करते हुए नवंबर तक जो कि पूर्ण कर लेंगे। उत्तरकाशी में एसडीआरएफ टीम ने लम गांव बेलक के पास घायल ट्रैक्टर को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। एसडीआरएफ टीम ने लगभग 10 किलोमीटर पैदल दूरी कर घटना स्थल तक पहुंचकर ट्रैकर को रेस्क्यू किया और घायल ट्रैकर को स्ट्रेचर के माध्यम से दुर्गम मार्ग से होते हुए सुरक्षित कमत गांव लाया गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस की सहायता से ट्रैकर को अस्पताल पहुंचाया गया है। इधर अवैध मजारों पर राज्य सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। रामनगर से एक बार फिर अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। यहां के लोटाबड़, शिवलालपुर, रिनूरिया और चोर पानी क्षेत्र में स्थित 3 मजारों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। ये सभी मजारें नाप भूमि पर बनी हुई थी। किसानों की आपत्ति और शिकायत के बाद उन्हें हटा दिया। रुद्रप्रयाग में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन, पुलिस और एनएच विभाग की संयुक्त टीम ने नगरासू और रतूड़ा में अतिक्रमण हटाया है। नगरासू में एनएच की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया गया, जबकि रतूड़ा में 4 भवनों में कार्रवाई की गई है, जिन्हें चिन्हित कर एनएच विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।
रुड़की में नगर निगम की टीम ने बीटीगंज नेहरू स्टेडियम सहित शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान रेहड़ी और ठेली वालों का सामान भी जब्त किया गया। कई बार चेतावनी के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अतिक्रमण से शहरों में जाम की स्थिति के साथ साथ लोगों को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो अभी काफ़ी मात्रा में चालान हुआ है, जो झाप वगैरह निकले थे उसको हटवाया गया। जो रास्ते में लोगों ने साइनेजेज वगैरह रखे थे, दुकान के एडवर्टीजमेंट वगैरह के पोल वगैरह कर रखे थे या कोई ठेले वगैरह रखे थे, तो उनको हटवाया गया और ये कंटिन्यू चलेगा। कोटद्वार में दवाइयों की दुकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। एसडीएम और ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान एक मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली, जबकि कई स्टोर्स में दूसरी खामियां भी पाई गई। प्रशासन की ओर से मेडिकल स्टोर को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से झंडा चौक की 3 दुकानों और गाड़ी घाट की 2 दुकानों में जांच की गई है। गड़ी घाट में भी कन्वर्सेशन हुआ है, साथ ही झंडा चौक पे एक ऑल इन वन करके जो मेडिकल स्टोर है उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें इसका जो रखरखाव है, स्टॉक रजिस्टर नहीं है, वितरण रजिस्टर भी नहीं रखा गया है। साथ ही साथ जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि उसमें एक्सपायरी डेट की कुछ दवाइयाँ मिली है, आई ड्रॉप। 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का सेकंड फेज शुरू हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यात्रा के पहले फेज में हादसों को देखते हुए इस बार मॉनिटरिंग कड़ी की गई है। इसी को देखते हुए देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, जहां सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मौसम विभाग अफसरों की टीम मौजूद रहेगी और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को बारीकी से मॉनिटरिंग की जाएगी। काम किया है, उसमें मल्टीपल चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। 30% आपका सीट रिडक्शन और शटल रिडक्शन, और इस कारण से हमारे जो 9 प्लेयर थे पहले या 9 ऑपरेटर्स थे, उनकी जगह अभी 7 किया जा रहा है। साथ ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ATC के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड था, तो उसमें 2 कंट्रोल रूम सहस्त्रधारा और सिरसी में बनाए जा रहे हैं, और उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मैट या मौसम विज्ञानी जो हैं वो वहाँ पे बैठेंगे, वैज्ञानिक। नेपाल में मची राजनीतिक उथल पुथल की मार बॉर्डर के व्यापार पर भी पड़ रही है, खासकर उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में, जहां हजारों व्यापारी एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। लेकिन इन दिनों बॉर्डर की मंडियों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। हालात क्या हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर पर दर्जनों छोटी छोटी मंडियां मौजूद हैं। पिथौरागढ़ के गुंजी से लेकर US नगर तक की मंडियों का कारोबार एक दूसरे पर टिका है। नेपाल की मंडियां जहां भारत के खरीदारों से आबाद रहती हैं, वहीं भारत की मंडियों से नेपाली अपनी जरूरत का सामान ले जाते हैं और भारतीय मंडियों में नेपाली नागरिक अपना सामान भी बेचने आते हैं। लेकिन नेपाल में उठे राजनीतिक तूफान ने इन मंडियों को पूरी तरह सुनसान कर दिया है। कहने को तो इस बॉर्डर पर सुरक्षा के बीच आवाजाही हो रही है, बावजूद इसके आने जाने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। वो भारत का व्यापार है, क्योंकि वो नेपाल पे ही निर्भर रहता है, तो नेपाल से अभी लोगों का आवागमन बहुत कम हो गया है और व्यापार भी वहाँ का बहुत प्रभावित है। लेकिन हम पूरे सीमा के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही स्थिति सुधरेगी और नेपाल की स्थिति भी सुधरेगी और हमारे व्यापारियों की स्थिति भी में भी सुधार आएगा। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के हजारों व्यापारी 2 जून की रोटी का सदियों से जुगाड़ करते आ रहे हैं। ऐसे में नेपाल के राजनीतिक तूफान की मार इनके कारोबार पर भी सीधी पड़ी है। नेपाली सेना के मैदान में उतरने पर अब हालात काफी हद तक काबू में हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बॉर्डर की दर्जनों मंडियों में पुरानी रौनक लौट आएगी। न्यूज़ 18 के लिए विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक हफ्ते पहले उत्तराखंड सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर नेपाल सरकार से बातचीत की तैयारी कर रही थी। दोनों देशों की नदियों से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर बाकायदा एक मंत्रालय तक बनाया गया है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऐसे में नेपाल के हालात का असर क्या उत्तराखंड के बॉर्डर इलाके पर भी देखने को मिलेगा, इस रिपोर्ट में समझिए।
ठीक एक हफ्ते पहले उत्तराखंड और नेपाल के प्रोजेक्ट्स को लेकर देहरादून में मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ था कि जल्द उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पर प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में नेपाली राजदूत से बात होगी। लेकिन आज एक हफ्ते बाद हालात बदल चुके हैं। नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है, जिससे उत्तराखंड और नेपाल के बीच नदी, रोड, पुल, सिंचाई के प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह नेपाल में सत्ता पाने की जिद में लगे नेताओं का भारत विरोधी रुख है। मसलन 30 सितंबर तक धारचूला का छारचुम पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन आवाजाही शुरू करने के लिए दोनों देशों में बातचीत जरूरी है। वहीं बनबसा बैराज से हटकर नए पुल के लिए भी दूसरी तरफ से नेपाल की सहमति जरूरी है। धारचूला से जौलजीबी तक काली नदी पर भारत की तरफ बाढ़ सुरक्षा दीवार का काम भी अक्टूबर से शुरू होना है। तो पंचेश्वर बांध के लिए भी उत्तराखंड को साथ लेते हुए दोनों देशों की बातचीत में नेपाल का बड़ा रोल है। भारत से दुश्मनी लेने की कोशिश करते हैं, नुकसान होने का होगा। हमने कभी उनको नाराज नहीं किया है। हम अपने मानते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र है, हमारे में हिंदुइज्म है, तो हम उस नाते उनको कहते हैं भैया मान जाओ, क्यों इतना वो कर रहे हो। तो वो कुछ राजनीतिक उसमें एक प्रो नेपाल है, प्रो इंडिया है, एक प्रो चाइना है, तो उस भाषा में बोलते हैं। वो कुछ ही लोग बोलते हैं, सब नहीं बोलते हैं, वहाँ के जो लोग नहीं बोलते हैं। वो तो वेलकम करते हैं, यार आना जाना सदा रहते हैं। हमारा आज से नहीं, युगों से हमारा संबंध है, उसको 2 मिनट में कैसे तोड़ दोगे आप। उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्रालय तक है। ऐसे में बॉर्डर इलाके के इन प्रोजेक्ट्स का भविष्य क्या होगा, ये नेपाल के हालात और रुख से तय होगा। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज अभी इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, और केंद्र सरकार का नेपाल पर क्या रुख रहेगा और नेपाल में आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं, नजर इसी पर है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल पुलिस इन दिनों रोमियों की खोज में निकली है। नैनीताल में पुलिस तमाम पर्यटन स्थलों पर लगातार छापेमारी कर रही है और रोमियों को पकड़ रही है। पिछले 2 दिनों में कई रोमियों को नैनीताल पुलिस ने पकड़ा है और हिदायत देकर छोड़ दिया। इसके साथ ही दिन के वक्त नैनीताल में पुलिस घर घर जाकर सत्यापन का अभियान भी शुरू कर रही है, जिसमें अब तक 22 लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। नैनीताल शहर में नैनीताल में कुछ शिकायतें थी, जिसमें रैश ड्राइविंग, लोगों के द्वारा नशा करना और ऐसी तमाम सारी चीज़ें शिकायतें मिल रही थी। इसके दृष्टिगत आज एसएसपी नैनीताल महोदय के द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व 2 क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में 22 करोड़ के घोटाले के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीसीसीआई को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने बीसीसीआई से जवाब मांगा और पूछा है कि जो फंड आपने दिया था उसका दुरुपयोग कैसे किया गया। पूर्व उपाध्यक्ष धीरज भंडारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि 2019 से 22 तक करीब 22 करोड़ बीसीसीआई ने राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन को दिया था, लेकिन कई पदाधिकारियों ने इस पैसे में घोटाला किया है। तो कोर्ट ने आज बीसीसीआई को नोटिस करे और ये जवाब तलब किया कि आपके फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के पदाधिकारियों के द्वारा, जो ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, जो प्रेसिडेंट है, महिम वर्मा है, गिरीश गोयल है, मोहित डोभाल है और ट्रेजरर है जो मानस मेघवाल, उनके द्वारा फंड्स का दुरुपयोग करा जा रहा है। तो उस पर संज्ञान लेते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। गंगोत्री धाम में यात्री पहुंचने लगे हैं। शाम को हर दिन गंगा किनारे आरती होती है, जिसमें श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपदा के बाद यात्री फिर आरती में पहुंचने लगे और आरती में शामिल होकर काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम लोग मुंबई से आए, यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, 4 रात करने के लिए आए। तो आरती मिली, उसका दर्शन में पता नहीं था आरती का। अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ कि हाँ गंगा में अच्छा है, तो सबको पवित्र करके रखेगी।